ठीक है, तो आज के करंट अफेयर में हम स्टार्ट करते हैं घोल मछली से। तो घोल मछली अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि 21 नवंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड फिशरीज़ डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 21 नवंबर 2023 को जब गुजरात सरकार ने ग्लोबल फिशरीज़ कॉन्फ्रेंस इंडिया हुई, कहाँ पे हुई थी? अहमदाबाद में हुई थी ऑर्गेनाइज, जहाँ पे यूपी को क्या दिया गया था, इनलैंड फिशरी में मतलब फर्स्ट पोजीशन दी गई थी। वहीं पे क्या हुआ था कि गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया, जो घोल मछली होती है, मछली की एक प्रजाति होगी घोल मछली, उसको क्या कर दिया गया, राज मछली घोषित कर दिया गया। अब राज मछली घोषित की है किसी फिश को, तो अब क्या होगा, इसके लिए क्या कदम उठाए गए होंगे, उसके कंजर्वेशन के लिए कदम उठाए गए होंगे। अब कोई स्टेट मतलब एक्वेटिक एनिमल या फिश उन्होंने डिसाइड कर दिया, तो अब उसके कंजर्वेशन के लिए प्रॉपर वर्क किए जाएंगे। इस कॉन्फ्रेंस में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन, भूपेंद्र पटेल ने घोल मछली को राज मछली का क्या कर दिया, घोषित कर दिया था। और राज मछली घोषित करने से मछली के संरक्षण मतलब कंजर्वेशन और जागरूकता पैदा मतलब उस मछली के प्रति क्या है, अवेयरनेस लोगों में पैदा करने के लिए प्रयासों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, क्योंकि अब वो नेशनल मतलब स्टेट वो हो गई, एक्वेटिक एनिमल हो गया। फिर घोल मछली को ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर मछली या प्रोटोनिबिया डाइकेथस के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं घोल मछली को? ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर मछली, क्या ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर मछली या फिर प्रोटोनिबिया डाइकेथस, ठीक, के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र की क्या है, एक मूल प्रजाति है। बेसिकली ये इंडियन और पैसिफिक वाले रीजन में ही पाई जाती है घोल मछली। अब अपन एमपी की बात कर ले यहीं से, तो एमपी में कौन सी है, महाशीर, टॉर महाशीर जिसको बोलते हैं, तो वो एमपी की बात करेंगे, तो एमपी का एक्वेटिक एनिमल है। ठीक, सरस्वती नदी सभी ने सुना है। सरस्वती नदी का नाम कहाँ पे, त्रिवेणी संगम कहाँ है, गंगा यमुना सरस्वती कहाँ बनाती है, प्रयागराज में। लेकिन हम बोलते तो उसको त्रिवेणी संगम है, लेकिन क्या सरस्वती नदी दिखती है वहाँ पे? नहीं दिखती, विलुप्त हो गई है। तो वहाँ पे सिर्फ कौन सी नदी देखी जाती है, गंगा और यमुना देखी जाती है, और सरस्वती जो है वो बोलते हैं विलुप्त हो गई है। ठीक, तो क्या, नहीं, ये तो अलग ही है। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखते हैं विलुप्त हो गई है बेसिकली, तो इसलिए इसका क्या कर रहे हैं कि कैसे क्या विलुप्त हुई, क्या मतलब रीजंस रहे, इसके लिए प्रॉपर इस पे रिसर्च चल रही है। तो इसरो जो है, इसरो ने क्या किया, कंपाइल्ड रिपोर्ट मतलब इसके रिसर्च कर रही है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इस पे रिसर्च कर रही है सरस्वती रिवर पे कि क्या रीजंस है इनके एक्सटेंड होने के, और उस पर रिपोर्ट तैयार कर रही है। क्योंकि जो सरस्वती रिवर थी बेसिकली कहाँ पे बहती थी, तो हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान और गुजरात वाले रीजन में बहती थी, और इसके एक्सटेंड होने से या विलुप्त होने से क्या हुआ कि ये जो राजस्थान, गुजरात और कुछ वहाँ के जो पार्ट्स थे उस एरिया में क्या हो गया कि सूखा पड़ गया वहाँ पे। ठीक, इस इस रिवर के कारण क्या हुआ, वो एरिया में सूखा पड़ गया, क्योंकि ये तो विलुप्त हो गई है। तो इसके लिए पर्टिकुलर रिपोर्ट कौन तैयार कर रहा है, इसरो तैयार कर रहा है। देखो, सरस्वती वाज द लाइफलाइन ऑफ हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात और कुछ अदर स्टेट्स फॉर 1000 ऑफ ईयर्स, मतलब हज़ारों साल तक पहले ये क्या थी, इन स्टेट्स के लिए क्या थी, लाइफलाइन की तरह वर्क कर रही थी। अब यहीं से बात करें, एमपी की लाइफलाइन कौन सी रिवर बोली जाती, नर्मदा। कितनी लेंथ है नर्मदा की, देखो जो नर्मदा है उसकी टोटल लेंथ है 13 किलोमीटर्स है। लेकिन अगर एमपी में बात करें तो कितनी बहती है, 1077 किलोमीटर्स जो है वो कहाँ पे बहती है, एमपी में वो
बहती है। तो बेसिकली वो पूरे एमपी को ऐसे कवर करती है, 2 पार्ट में डिवाइड करती है, तो उसको लाइफलाइन ऑफ एमपी भी बोला जाता है। Due to extension of this river, there is a serious problem of water crisis and drought in these states. तो मतलब ये जो स्टेट्स हैं, इनके कुछ रीजन में इसके विलुप्त होने के कारण क्या सूखे की प्रॉब्लम अराइज होने लगी। तो इसरो और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, कौन सा इंस्टीट्यूट, कौन कौन इस पे पर्टिकुलर रिसर्च कर रहा है? इसरो और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। कहाँ पे है वाडिया इंस्टीट्यूट? तो ये है देहरादून में। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, सरस्वती नदी पे रिसर्च करके उसको रिवाइव या जीर्णोद्धार करने के पे वर्क किया जा रहा है। तो क्या किया जा रहा है इसके लिए, ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग जगह से सैंपल्स को कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे ग्लेशियर से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं रीज़न फाइंड आउट करने के लिए कि क्यों, आखिर क्या रीज़न रहा कि वो विलुप्त हो गई। क्योंकि देखो रिवर्स जो है वो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती हैं, वाटर सोर्स उनका कहाँ से होता है, ग्लेशियर से। तो ये रिवर भी किसी न किसी ग्लेशियर से जब बह रही होगी, किसी ग्लेशियर से ही पानी ले रही होगी, तो प्रॉपर उस पर रिसर्च वर्क में वो ग्लेशियर्स वगैरह पे भी रिसर्च किया जा रहा है। अब सरस्वती नदी की पर्टिकुलर बात कर ले तो सरस्वती नदी जो है कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती थी? तो रूपन ग्लेशियर से, जो कहाँ पे था, उत्तराखंड में। तो याद रखना कि सरस्वती नदी जो है वो कौन से ग्लेशियर, सरस्वती इज अ ओरिजिन ऑफ सरस्वती ग्लेशियर्स नेम्ड रोपन, जो कहाँ था, उत्तराखंड में। तो मतलब अभी ये न्यूज़ में इस पे वर्क चल रहा है, तो हो सकता है इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक, ग्लेशियर्स, इस ग्लेशियर को करंटली क्या बोला जाता है? सरस्वती ग्लेशियर बोला जाता है। और सरस्वती नदी क्यों इम्पॉर्टेंट है? हमारे वेद जो है उनमें भी इसका मेंशन्ड है, वेद और पुराणों में, इसलिए भी सरस्वती को नदी जो है वो उसका इम्पॉर्टेंस है, रिलीजियस इम्पॉर्टेंट भी है। और उसके बाद सरस्वती जो मतलब माता हैं, उनको हम क्या मानते हैं? नॉलेज की देवी मानते हैं, विद्या की देवी मानते हैं, इसलिए भी। अब क्या बोला गया कि ये इट इज़ बिलीव डेट वैदिक सिविलाइजेशन डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ सरस्वती रिवर, जो कि करंटली एक्सटेंड हो गई है। ऐसा माना गया कि जो सरस्वती नदी थी वही उसी के किनारे पे जो वैदिक पीरियड था वो चल रहा था, उस पे निर्भर था, लेकिन अब वो एक्सटेंड हो गई है पूरी तरीके से, इसलिए सरस्वती नदी इम्पॉर्टेंट है। सौरभ गांगुली, अब नेक्स्ट टॉपिक है कि सौरभ गांगुली पश्चिम बंगाल के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। तो सौरभ गांगुली कौन है? क्रिकेटर थे। ठीक, तो अब सौरभ गांगुली को क्या किया गया? वेस्ट बंगाल जो है वहाँ का क्या बनाया गया? नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अब नया बनाया गया मतलब इसके पहले कौन था? तो शाहरुख खान जो थे वो पहले क्या थे? इनके पहले ब्रांड एम्बेसडर थे। अब किसको बना दिया गया? सौरभ गांगुली। तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को पश्चिम बंगाल का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उन्होंने किसकी जगह ली? तो शाहरुख खान की जगह बनाया गया। और ममता बनर्जी ने यह घोषणा बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में की थी। कौन सी समिट हुई थी? बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट हुई थी। वहाँ पे ममता बनर्जी कौन है? सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल की सीएम है। तो क्या देखा गया कि वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस समिट हुई, बेसिकली बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट। वहाँ पे उन्होंने किसकी अनाउंसमेंट की कि अब सौरभ गांगुली क्या है? वेस्ट बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब ये जो समिट थी कहाँ पे हुई थी? तो कोलकाता जो है वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ममता बनर्जी ने जैव ईंधन क्या होता है? बायोफ्यूल जिसको बोलते हैं, को बढ़ावा देने वाली पहल भी शुरू की। उन्होंने दीघा में एक
उप समुद्र केबल लैंडिंग स्टेशन भी लॉन्च किया। तो इन्होंने क्या क्या किया इस कॉन्फ्रेंस में, तो बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस या बिजनेस समिट हुई, बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट। कब हुई? 2023 में हुई। कहाँ पे हुई? वेस्ट बंगाल के कोलकाता में हुई। तो यहाँ पे जो सीएम हैं कौन? ममता बनर्जी। उन्होंने क्या क्या घोषणा की? पहली तो ये कि सौरव गांगुली क्या है, अब से ब्रांड एम्बेसडर है, किसकी जगह? शाहरुख खान के बाद। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि बायोफ्यूल को बढ़ावा देने की शुरुआत की है, जैव ईंधन को बढ़ावा दिया। और क्या बोला इन्होंने? दीघा, दीघा एक जगह का नाम है, में एक उप समुद्र केबल लैंडिंग स्टेशन भी लॉन्च किया। देखो, ब्रांड एम्बेसडर्स क्यों बनाए जाएंगे, मतलब किसी भी कोई भी नॉर्मल आप एडवर्टाइजमेंट ले लो, जैसे लॉरियल जो है एक एग्जांपल, वो मतलब आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे इसलिए। तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, मतलब कौन उसको प्रमोट करते हैं? ऐश्वर्या राय बच्चन। तो क्या है, वो एक जानी मानी हस्ती है। तो उस चीज़ में जो भी वो लॉरियल जो भी लॉन्च करेगा या उसकी जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, उसको दर्शाने के लिए उन्होंने अपना एक फेस लॉन्च कर दिया कि अब ये ऐसे काम करेंगे। अब जैसे यहाँ पे किसकी बात की? वेस्ट बंगाल का बनाया। तो जो भी उनकी पॉलिसीज़ या उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, उसके लिए मतलब उन्होंने सौरव गांगुली को खड़ा कर दिया। क्यों? बेसिकली एक्टर्स वगैरह को, क्योंकि देखो हर किसी की बात आप सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन एक्टर्स सेलिब्रिटीज़ की बात क्या करते हो आप? बहुत ध्यान से सुनते हो। लोग मतलब बहुत अट्रैक्टिवली उस चीज़ को सुनते हैं। मान लो कोई नई पॉलिसीज़ भी लॉन्च की तो लोग इतना वो ध्यान नहीं देंगे, लेकिन सौरभ गांगुली अगर उस चीज़ को प्रमोट करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर लोग उसको और अच्छे से मतलब सुनना पसंद करेंगे। आप मतलब अपने आप से भी देख लो, हम भी यही करते हैं कि कोई अगर इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति अगर ऐसे बोलता है या कोई सेलिब्रिटी एक्टर, तो लोग ज़्यादा अच्छे से सुनते हैं। भले ही उनके अलावा कोई और दूसरा व्यक्ति उनसे भी अच्छी कोई बात कर रहा होगा, लेकिन उस लोग उनको सुनना पसंद नहीं करते। अब नेक्स्ट है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे बनेगा। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कहाँ पे है? तो जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है बेसिकली कहाँ पे है? यूपी में चित्रकूट से लखनऊ कानपुर जो हाईवे है उसको कनेक्ट करता है। कौन सा एक्सप्रेसवे? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ये पूरी तरीके से कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में ही ये एक्सप्रेसवे है। अब क्या बोला गया यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे है। तो इससे क्या मतलब है कि वहाँ पे क्या किया जाएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा वहाँ पे, वो किसकी मदद से की जाएगी? सोलर पैनल्स की मदद से। तो वहाँ पे आसपास जो गांव होंगे, जो एरियाज़ होंगे, घर होंगे जो डेवलप्ड होंगे, वहाँ पे भी पूरी तरीके से क्या इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा? सोलर पैनल्स को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं एमपी में, तो एमपी में क्या वो पूरे इंडिया में ही सोलर सिटी कौन सी है? दूसरी सांची। और एमपी में पहली सोलर सिटी भी सांची है। क्या किया गया सांची में? क्यों सोलर सिटी बोल रहे हैं उसको? वहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, कमर्शियल बिल्डिंग या फिर लोगों के रेसिडेंशियल बिल्डिंग, घर वगैरह जो भी हैं, डोमेस्टिक बिल्डिंग्स, सब पे क्या किससे संचालित किया जा रहा है? सोलर पैनल्स की मदद से। आप कभी जब शायद गुजरे होंगे सांची के आसपास से, तो आपने शायद देखा होगा वहाँ पे हर घर के ऊपर क्या लगे हुए हैं? सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। तो मतलब पूरी तरीके से किससे संचालित है? वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी किससे मिल रही है? सोलर पैनल से मिल रही है, इसलिए उसको क्या बोला गया? सोलर सिटी बोला गया। ऐसे ही यहाँ पे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया जाएगा? सोलर एक्सप्रेसवे बना दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे 1700 हेक्टेयर भूमि पर सोलर प्लांट लगाने की योजना बना रही है। कितने हेक्टेयर भूमि पे? 1700 हेक्टेयर भूमि पे। लिंक चली गई क्या? ठीक है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे लगे ये सोलर प्लांट 550 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करेंगे। कितने मेगावाट?
550 मेगावाट। अगर हम एमपी में सोलर प्लांट्स की बात करें तो कहाँ कहाँ पे हैं सोलर प्लांट्स? रीवा में है, गुड़ तहसील में रीवा की कितने मेगावाट का है? 750 मेगावाट। उससे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे जाती है? और दिल्ली मेट्रो जो है उसमें भी 24% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो दिल्ली मेट्रो को जाती है वहाँ पे। फिर अभी रिसेंटली फ्लोटिंग ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया गया, कितने मेगावाट का? 600 मेगावाट। लिंक चली गई। चालू है। तो हम बात कर रहे थे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की। तो यहाँ पे हम क्या देखा हमने कि कितने मेगावाट की जो कितने मेगावाट ऊर्जा पैदा करने वाला है सोलर प्लांट से एक्सप्रेसवे पे? तो 550 मेगावाट। ठीक, हम एमपी की बात कर रहे थे तो ओमकारेश्वर की बात कर रहे थे। ओमकारेश्वर में क्या लगाया गया? फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, कितने मेगावाट का? 600 मेगावाट का। अब ये योजना जो है परियोजना बेसिकली किसके द्वारा क्रियान्वित की जा रही है? तो UPEID मतलब उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है? क्रियान्वित किया जाएगी। ठीक, ये परियोजना, इस परियोजना का जीवन काल कितना होगा? 25 वर्ष के लिए। बेसिकली इसको कितने वर्ष के मतलब फिक्स करके उद्देश्य से लगाया जा रहा है? 25 ईयर्स या 25 वर्ष। और एक्सप्रेसवे के किनारे 1 लाख से अधिक घरों को बिजली की आपूर्ति करेगा। ठीक, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 7 जिले, कौन कौन से 7 जिले? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। तो कौन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी में ही है पूरी तरीके से। और कौन कौन से ज़िले आते हैं इसमें? तो चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है ये। ठीक, यह 296 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सप्रेसवे है। इसकी लेंथ कितनी है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की? तो 296 किलोमीटर्स है। और कितने लेन है ये? 4 लेन एक्सप्रेसवे है, जिसे लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कितनी लागत से बनाया गया? जो 14,850 करोड़ की लागत से उसको बनाया गया। और अब वहाँ पे किस प्लांट को लगाने की बात कर रहे हैं? 550 मेगावाट के सोलर प्लांट को लगाने की बात कर रहे हैं, जिसमें 550 मेगावाट की बिजली उत्पादित होगी और जो आसपास के गांव होंगे वहाँ पे उनको भी बिजली दी जाएगी इससे। कितने साल तक के लिए बेसिकली इसका जीवन काल होगा? तो 25 वर्ष के लिए होगा। इंग्लिश में देखना है तो देख लो। कितना एरिया कितना था? 1700 हेक्टेयर लैंड पे लगाया जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर। तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पे बनाया जा रहा है? तेलंगाना में। इसकी वो देखी मंदिर देखा है ये? मतलब रियल में नहीं, फोटोज़ में देखा होगा ना शायद। मोदक के फॉर्म में बनाया गया अलग अलग। ठीक, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर सिद्दीपेट जिले के बरुगुपल्ली में स्थित एक अभूतपूर्व संरचना है। ठीक, कहाँ पे है? बुरुगपल्ली इन सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे आता है ये? तेलंगाना में। तेलंगाना देख लो, वो है आंध्र प्रदेश के ऊपर तेलंगाना। ठीक, तो यहाँ पे क्या बनाया गया? पहला
इंडिया का ही पहला नहीं, कहाँ का पहला, वर्ल्ड का, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल है ये, ठीक। The innovative construction achieved through 3-month 3D printing process and a significant टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन। तो ये जो मंदिर है बेसिकली इसका मतलब जो बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है वो तो नॉर्मली रहेगा कि फाउंडेशन डलेगी, स्लैब डलेगी, छत डलेगी, लेकिन जो उसकी प्रॉपर डिज़ाइनिंग है वो 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी से डेवलप की गई है। और इसको कितने मंथ लगे, तो 3 मंथ में ये इसको कंप्लीट कर पाए। देखो 3 मंथ और 3D प्रिंटिंग, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे 400 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है ये मंदिर, और हाइट कितनी है इसकी, 35.5 फीट्स पे है ये। तो कितने एरिया में फैला हुआ है, 4000 स्क्वायर फीट किलोमीटर्स में, स्क्वायर फीट में, और हाइट कितनी है 35.5 फीट्स। देखो अब इस जो मंदिर है इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं। तो ये मंदिर बेसिकली गणेश जी, शिव जी और पार्वती जी को समर्पित है। तो गणेश जी जिसके अंदर बैठाए गए हैं बोल सकते हैं, तो उसको मोदक के शेप का बनाया गया है ऐसा, ठीक। और शिव जी जिसमें है वो पैगोडा के शेप में, मतलब ऐसे चौखुट्टे शेप में बनाया गया नॉर्मल। और जिसमें पार्वती जी बैठी हुई हैं वहाँ उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो लोटस शेप्ड का। तो कौन कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, मोदक वाला स्ट्रक्चर में कौन, गणेश जी। फिर स्क्वायर पैगोडा में लॉर्ड शंकर भगवान या शिव जी, और उसके बाद लोटस शेप में किसको बैठाया गया है, पार्वती जी को। तो 3 स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उसमें। कहाँ पे 3D प्रिंटेड पहला मंदिर, तेलंगाना में भी कहाँ पे, बुर्गुपल्ली इन सिद्धिपेट डिस्ट्रिक्ट में। देख लेना एक बार ऑनलाइन, तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही याद रह जाएगा, बस डिस्ट्रिक्ट याद रखना, ठीक। केसर सभी ने सुना है, क्या होता है केसर, सैफरॉन जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो सर ने पढ़ाया होगा। केसर जो या सैफरॉन है बेसिकली इंडिया में कहाँ पे उत्पादन होता है उसका, जम्मू और कश्मीर में। तो अब जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पे किस सॉइल में मतलब उगता है, वो वहीं पे क्यों उगता है, बेसिकली उसका कोई रीज़न होगा कि, देखो करेवा सुना होगा, करेवा सॉइल जो होती है, करेवा सॉइल सभी ने सुना है, ठीक। करेवा सॉइल कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में। अब करेवा क्या होता है, करेवा सॉइल में ऐसी क्या खासियत होती है कि जिसके वजह से उसमें सैफरॉन उग रहा है। देखो करेवा जो सॉइल होती है बेसिकली जो नदी का जो कोर्स होता है उसमें जो नीचे लैकोस्ट्राइन जम जाते हैं, छोटे छोटे सेडिमेंट्स जो जम जाते हैं। एल्यूवियल सॉइल क्या करती है, वही जो सेडिमेंट्स जो है उसको इकट्ठा करके एल्यूवियल सॉइल बनती है, ठीक। तो बेसिकली जो कश्मीर वैली है बेसिकली उसमें लैकोस्ट्राइन जो है उसके डिपॉजिट के कारण क्या बना, करेवा सॉइल बनी। अब ये करेवा सॉइल ही रीज़न है किसके कल्टीवेशन के लिए, सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए। अब बात करें कि कहाँ कहाँ पे होता है, तो जम्मू में और कश्मीर में। तो बेसिकली तो कश्मीर में होता है और जम्मू के किश्तवाड़ ज़िले में, ठीक। किश्तवाड़ ज़िला जम्मू का, वहाँ पे पर्टिकुलर जम्मू में एक जगह किश्तवाड़ ज़िला वहाँ पे होता है। तो किश्तवाड़ ज़िले के केसर को क्या दिया गया, GI टैग दिया गया। कैसे, किश्तवाड़ ज़िले के केसर को GI टैग दिया गया। देखो पर्वतीय किश्तवाड़ ज़िले के केसर को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक मतलब GI टैग दिया गया। और केसर की खेती जम्मू और कश्मीर के ऊंचे इलाकों में की जाती है, बेसिकली वैली रीजन्स जो होते हैं उसमें ये खेती की जाती है। यह मसाला कश्मीर के कुछ हिस्सों के साथ साथ जम्मू के किश्तवाड़ क्षेत्र में भी उगाया जाता है। अब जम्मू का कौन सा रीजन है,
किश्तवाड़, और यही किश्तवाड़ को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। सबसे महंगी फसल केसर, जिसे कुमकुम भी कहा जाता है। केसर आपको पता है कि बहुत महंगा, इतना सा 2-4 रीजन्स भी केसर के बहुत महंगे मिलते हैं, ठीक। तो उसको और क्या बोला जाता है, कुमकुम भी कहा जाता है। कुमकुम इसलिए बोलते होंगे क्योंकि वो उसके कलर की वजह से, जनरली आप जो कुमकुम यूज़ करते हो वो भी उसी कलर का होता है ना, रेडिश टाइप का, इसलिए। जम्मू के पृथक पहाड़ी जिले किश्तवाड़ में एक प्रमुख नकदी फसल भी है यही, ठीक। केसर की खेती एक सांस्कृतिक विरासत है जो ताजगी और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करती है। क्या माना गया है इसको, एक ये सांस्कृतिक क्या है, विरासत है। ये लिखा है कल्टीवेशन ऑफ सैफरॉन इज कल्चरल हेरिटेज, जो रिप्रेजेंट करता है फ्रेशनेस और प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। आप लोग भी जब नॉर्मली केसर की एकदम खुशबू सुनते हैं, अच्छा लगता है ना, बहुत ऐसे फ्रेशनेस फील होती है, प्योरिटी, तो उस हिसाब से ऐसे याद कर। क्या क्या लगता है, अच्छा, मतलब ऐसे उसको ऐसे नहीं ले सकते, वो तो बेसिकली उसकी जो फ्रेगरेंस जैसे होती, तो बहुत थोड़े से अमाउंट में किसी चीज़ में उसको यूज़ किया जाता है। मोहम्मद शामी का नाम सुना है सभी ने? मोहम्मद शामी कौन है? ये भी क्रिकेटर हैं, शायद नहीं क्रिकेटर ही हैं ये, ठीक। तो जो मोहम्मद शामी हैं, अब यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक योजना बनाई जिसके तहत उनको अलग अलग जगह बहुत सारे क्या छोटे छोटे स्टेडियम्स बनाने थे। तो यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया, योगी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश विल बिल्ड इन स्टेडियम इन मोहम्मद शामीज़ विलेज। मोहम्मद शामी का जो विलेज है वहाँ पे क्या बनाया जाएगा, स्टेडियम बनाया जाएगा और ओपन जिम भी बनाई जाएगी वहीं पे, ठीक। द यूपी गवर्नमेंट विल डेवलप स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन हिज विलेज। उसके विलेज में क्या बनाया जाएगा, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली बनाया जाएगा। तो वहीं पे उनके विलेज में क्या बनाया जा रहा है, स्टेडियम बनाया जा रहा है। ऑफिशियल्स हैव प्रिपेयर्ड अ प्रपोजल टू बिल्ड अ मिनी स्टेडियम एंड ओपन जिम इन सामीज विलेज। कौन सा विलेज है उनका, सहसपुर अलीनगर इन अमरोहा डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के कौन से गांव में, सहसपुर अलीनगर में, ठीक। तो यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है, उनके गांव में स्टेडियम बनाया जा रहा है, बेसिकली स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, ठीक। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स यूपी गवर्नमेंट हैड अ प्लान टू बिल्ड 20 मिनी स्टेडियम्स, मतलब in the state, and Amora is also included in the place where there is a plan to build 20 mini stadiums। अब यूपी गवर्नमेंट की क्या योजना है कि उनको 20 क्या बनाने हैं, छोटे छोटे स्टेडियम्स या मिनी स्टेडियम्स डेवलप करने हैं। उन मिनी स्टेडियम्स में से एक स्टेडियम कहाँ पे बनेगा, किसके यहाँ, सहसपुर अली नगर में, बेसिकली अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में, मोहम्मद शामी के विलेज में। इंडियाज़ फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी। तो मोहम्मद शामी जो है क्रिकेटर तो है, क्रिकेटर में भी किस लिए फेमस है, उनकी फास्ट बॉलिंग के लिए फेमस है, गेंदबाजी के लिए। विकेट्स फिर उन्होंने क्या, फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी 7 विकेट इन द सेमीफाइनल्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड टुक इंडिया टू द वर्ल्ड कप फाइनल। तो इनको क्यों इतना महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि इनकी मदद से हम कहाँ पे पहुँचे, इंडिया वर्ल्ड कप में पहुँचे, वर्ल्ड कप के, ठीक, वर्ल्ड कप के बेसिकली सेमीफाइनल्स में इन्होंने क्या किया, न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी की, ठीक, 7 विकेट से। लड़कों को ज़्यादा अच्छे से पता रहता है क्रिकेट। देखो, शामी इज इंडियाज लीडिंग विकेट टेकर इन द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। जो आईसीसी मेंस का क्रिकेट वर्ल्ड कप था वहाँ पे 5 विकेट लिए थे उन्होंने, कितने मैचेस में, 18 मैचेस में।
अच्छा देखा था तुमने इसलिए। He took 7 wickets for 57 runs against न्यूजीलैंड इन नवंबर 2023 में, और नवंबर 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनने कितने 7 विकेट्स लिए थे, 57 रन्स। ठीक, तो कहाँ पे इनका गांव मोहम्मद शामी का? सहसपुर अलीनगर इन अमरोहा डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे आता है ये? उत्तर प्रदेश में। अब कितने मिनी स्टेडियम्स बनाने की योजना है? 20 मिनी स्टेडियम्स बनाने की योजना है, उसमें से एक मोहम्मद शामी का विलेज है। क्यों इनको चूज़ किया गया? ठीक, तो इनकी मदद से क्या किया गया, सेमीफाइनल्स में पहुंच पाई इंडिया मोहम्मद शामी की मदद से। और क्या माना जाता है, ये एक फास्ट बॉलर हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ऑर्गेनाइज्ड इन शिलोंग। शिलोंग में क्या ऑर्गेनाइज हुआ? इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ऑर्गेनाइज किया गया। इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन शिलोंग मेघालय। शिलोंग कहाँ पे आता है? मेघालय में आता है। फ्रॉम 21 नवंबर, कब से? 21 नवंबर से, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब देखो, इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट की बात की गई तो टूरिज्म से रिलेटेड चीज़ें होंगी सारी, मतलब उसमें एक्टिविटीज़ होंगी। तो जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, वहाँ के टूरिज्म को क्या कर रही है, बहुत बढ़ावा दे रही है। अभी हमने एक चीज़ और देखी थी कि स्वदेश दर्शन योजना 2.0 जो थी, उसमें क्या किया, उसमें भी जो 8 स्टेट्स हैं यहाँ पे, उसकी 15 साइट्स को इंक्लूड किया गया। और अभी हमने यहाँ क्या देखा कि टूरिज्म मार्ट जो है वो भी इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट भी शिलोंग में ऑर्गेनाइज किया गया। क्यों किया गया? वही कि नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो टूरिज्म है उसको और प्रमोट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये बेसिकली क्या था, एक एनुअल इवेंट था, ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑन द रोटेशन बेसिस इन वन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। तो ये एक एनुअल इवेंट है, मतलब सालाना एक वार्षिक इवेंट है, जो कि किस बेसिस पे किया जाता है? रोटेशन बेसिस पे, कि एक बार ये वाली स्टेट में हो गया, फिर दूसरे स्टेट में। रोटेशन में क्या होता है, एक एक करके अलग अलग स्टेट्स में। ठीक, The 3 days event will provide a platform for Northeast stakeholders to interact with their counterparts from access the country and overseas the market। मतलब क्या है कि 3 दिन का बेसिकली यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हुआ इसका, और यहाँ पे हितग्राही या स्टेक होल्डर्स जो है, अलग अलग स्टेक होल्डर्स आए और जो कंट्री में जो टूरिज्म मार्केट है बेसिकली नॉर्थ ईस्ट रीजन को, उसको प्रमोट करने का यहाँ पे काम किया गया। नेक्स्ट है हर बच्चे के लिए हर अधिकार। तो एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड, ये क्या है, एक तरीके का कैंपेन चलाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, एक अभियान चलाया, किस नाम से? एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड, हर बच्चे के लिए हर अधिकार। मतलब हर बच्चे के पास सारे अधिकार होने चाहिए जो हर एक बच्चे, मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए उनके अधिकारों में भी, क्या हो, इक्वालिटी होनी चाहिए। तो बेसिकली ये किसके नेतृत्व में किया गया? तो पावर एंजल और बाल संसद के मदद से इस कैंपेन को चलाया गया। बाल संसद समझते हैं क्या होता है? बाल संसद क्या है? बाल संसद बताओ। हाँ, गुड। तो बाल संसद क्या होता है? देखो, अपनी संसद क्या है, पार्लियामेंट, वहाँ पे कौन कौन सी क्या क्या पोस्ट होती है, जैसे पीएम होंगे, मंत्री परिषद होगी, कैबिनेट होगी, अलग अलग पोर्टफोलियोज होते हैं। पोर्टफोलियो जैसे एक फाइनेंस मिनिस्टर होंगे कोई, ठीक, कोई एजुकेशन मिनिस्टर्स होते हैं। तो ऐसे ही जैसे वहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो बच्चों के अंदर क्या बोलते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स जो है
उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए, उससे रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए स्कूल वगैरह में क्या ऑर्गेनाइज की जाती है, बाल संसद। और इसमें जो बच्चे हैं, किसी एक बच्चे को पीएम बना दिया जाता है, उसको उसकी ड्यूटीज़ बता दी जाती है, जिससे लोगों में अवेयरनेस फैले, बच्चों भी उस पॉलिटिक्स को समझ पाए, इंडियन पॉलिटिक्स को। कुछ बच्चों को वो बना दिया जाता है, जैसे किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, तो ऐसे पूरा पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो उसी को बाल संसद बोलते हैं। तो अब ये जो अभियान है बेसिकली इसमें किस पे फोकस किया गया, तो समानता और समावेशन, मतलब इक्वेलिटी की बात की गई, समानता की, और इंक्लूजन मतलब समावेशन की बात की गई। एंड इंक्लूडेड डेली एक्टिविटीज़ इन प्राइमरी, अपर प्राइमरी एंड कस्तूरबा गांधी स्कूल टिल नवंबर 25। तो यहाँ पे क्या किया गया, जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म की गई प्राइमरी बच्चों में, प्राइमरी स्कूल के बच्चों में, फिर अपर प्राइमरी वाले बच्चों में, और जो कस्तूरबा गांधी स्कूल्स जो होते हैं उनमें। कब तक, 25 नवंबर तक। अब बेसिकली इसकी थीम होगी, कुछ कैंपेन चल रहा है, तो इसकी थीम किस पे फोकस किया गया, मेनली जेंडर इक्वेलिटी, मतलब लैंगिक समानता पे फोकस किया गया। तो इसकी थीम क्या थी, जेंडर इक्वेलिटी एंड केयर एंड सपोर्ट। द थीम एम्स टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन फैमिली। जो बच्चे हैं उस पर बेसिकली क्यों चलाया जा रहा है ये अभियान, जो बच्चे हैं उनको कहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, फैमिलीज़ मतलब घर, परिवार में, घरों में मतलब होम्स में, स्कूल में, स्पोर्ट्स में, करियर में, हेल्थ में, चाइल्ड प्रोटेक्शन फैसिलिटीज़ एज वेल एज इन कम्युनिटी और पब्लिक लाइफ। मतलब हर जगह पे क्या मिले, हर बच्चे को इक्वेलिटी मिले, इसकी बात की जा रही है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, सबको इक्वेलिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो हमारा घर हो या हमारे करियर हो या हमारे सोसाइटी हो, कम्युनिटी हो, लड़का लड़की को एक समान इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ठीक, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था ये कैंपेन, पावर एंजल एंड बाल संसद के द्वारा, यूपी गवर्नमेंट ने इनकी मदद से ये लॉन्च किया था। ठीक, कब लॉन्च किया था, 19 नवंबर को, और कब तक चला था, 25 दिसंबर को, दिसंबर तक। हाँ नवंबर, सॉरी, 19 नवंबर से 25 नवंबर तक, मतलब कितने दिन का था ये, वो एक हफ्ते का। ठीक, अब ये वन लाइनर फैक्ट्स आ गए, तो पहले अपन एक बार इसको रिवाइज कर लें, फिर वन लाइनर देख लेंगे। तो आज हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, घोल मछली से। महासीर किसने बोला, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे राष्ट्रीय मतलब नेशनल करंट में देखेंगे कि वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया, तो 10 से 12 जनवरी 2024 में क्या आयोजन किया गया, वाइब्रेंट गुजरात। ठीक, ये इसका कौन सा संस्करण था, तो 10वां संस्करण था। ये जो वाइब्रेंट गुजरात का वैश्विक शिखर सम्मेलन था, ये 2024 का कौन सा संस्करण था, तो 10वां था। कब से कब तक हुआ, 10 से 12 जनवरी 2024। देखो, अब पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की बात हो रही, तो वेस्ट बंगाल ने किस दिन को राज्य दिवस मतलब पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाते हुए अधिसूचना जारी की, तो किस दिन की, तो पोइला वैशाख मतलब बंगाल का जो नव वर्ष होता है, प्रथम दिन होता है नव वर्ष का, उसको क्या बोला जाता है, पोइला वैशाख। कब, 1 जनवरी 2024 को। तो क्या बोला गया, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस घोषित मतलब के रूप में मनाते हुए अधिसूचना जारी की, तो कब, 1 जनवरी, उसको क्या बोला जाता है, पोइला वैशाख। क्या होता है पोइला वैशाख, बंगाली नववर्ष का पहला दिन।
अब वेस्ट बंगाल जो सरकार है, किस गीत को राज्य गीत स्टेट सॉन्ग के रूप में अधिसूचित किया गया? तो बंगलार माटी बंगलार जल क्या? बंगलार माटी बंगलार जल। किसने लिखा था इसको? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। और क्या किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने? जनगण मन भी रविन्द्रनाथ टैगोर का था। और ये बंगाल का बंगलार माटी बंगलार जल भी किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। जो किसका स्टेट सॉन्ग है? वेस्ट बंगाल का। हाँ, वो भी इन्हीं का है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन या इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया गया? तो अभी क्या हुआ कि 15 दिसंबर 2023 को क्या किया गया? जो सूरत का हवाई अड्डा या इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसको घोषित कर दिया गया। तो सूरत कहाँ आता है? गुजरात में। तो सूरत को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित कर दिया गया। कब? 15 दिसंबर 2023 को। एमपी में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन कौन से हैं? हाँ, इंदौर और भोपाल है। हाँ, नेक्स्ट है भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये आईआईटी कानपुर में। कहाँ पे? आईआईटी कानपुर में 14 दिसंबर 2023 को। तो क्या बोला गया इसमें? भारत का पहला वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट फुली इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च किया गया? तो 14 दिसंबर 2023 को आईआईटी कानपुर में। किसकी पार्टनरशिप में? कोटक महिंद्रा बैंक और आईआईटी कानपुर की पार्टनरशिप में आईआईटी कानपुर में फुल्ली इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में कौन से एमपी जो थे, कौन सी एमपी जो हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया? किसके बेसिस पे? कैश फॉर क्वेरी स्कैम। किसके लिए? ये वर्ड याद रखना अच्छे से, कैश फॉर क्वेरी स्कैम। तो किसको किया गया? 8 दिसंबर 2023 को महुआ मोइत्रा को। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITNC जो है उसकी क्या थी? ये उससे एमपी थी। ठीक, अब एक चीज़ लिखिए वहाँ पे, कैश फॉर क्वेरी स्कैम केस। क्या सुना है किसी ने इसके बारे में? देखो, कैश फॉर क्वेरी स्कैम केस क्या होता है कि अब यहाँ पे देखो क्या थी ये? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं पार्लियामेंट में? जब सेशंस होते हैं तो क्वेश्चनिंग करते हैं अपोजिशन पार्टी को। अब मान लो आप में से कोई भी एक व्यक्ति, अलका मान लो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक, जस्ट एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए, ठीक। यहाँ संसद बैठी हुई है, ये एक मतलब ये मान लो रूलिंग टीम है और आप अपोजिशन टीम हो। लेकिन ये अब आपका काम क्या है? आप सब लोग एमपी हो तो कि आप क्वेश्चन मतलब रेज करोगे सरकार के खिलाफ। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आप जो क्वेश्चन रेज कर रहे हो उसके लिए आप क्या लो? पैसे लो। जो आप क्वेश्चन रेज कर रहे हो उसके लिए आपको क्या दिया जाए? पैसा दिया जाए। तो उसी को क्या बोलते हैं? कैश फॉर क्वेरी स्कैम। क्या लिखा है? कैश। कैश के बदले में क्या आप सवाल उठा रहे हो? किसमें? पार्लियामेंट में। उसी को बोला जाता है कैश फॉर क्वेरी स्कैम। तो ये जो मामला है कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और फिर बाद में इसमें क्या किया गया कि इनको गिल्टी साबित किया गया और इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वहाँ से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। कौन सी पार्टी से थी ये? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। किसकी है ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस? देख के आना, पॉलिटी पढ़ी है ना, कल पूछूंगी। महुआ मोइत्रा वाज एमपी फ्रॉम विच लोकसभा सीट? तो कृष्णा नगर, वेस्ट बंगाल। अब ये तो लिखा ही आ गया, अब तो समझ ही गए होगी कि
कौन सी पार्टी है? ममता बनर्जी। ठीक, तो महुआ मोइत्रा कौन सी सीट से थी? तो कृष्णा नगर वेस्ट बंगाल में लोकसभा सीट से क्या थी? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। तो याद रहेगा कैश फॉर क्वेरी स्कैम। क्या था कैश फॉर क्वेरी स्कैम? ठीक, कैश के बदले क्या करना? पार्लियामेंट में क्वेश्चन या क्वेरी को रेस करना ही कैश फॉर क्वेरी स्कैम बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा किसके ये चालू हो गई है क्या वीडियो? ठीक, किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई? तो क्राइम इन इंडिया क्या है? एक रिपोर्ट जारी की गई 2022 की रिपोर्ट। किसके द्वारा जारी की गई? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, NCRB। क्या है NCRB? नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। इंग्लिश में नहीं दिया क्या यहाँ पे? अच्छा, ये है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। कब दी गई है रिपोर्ट? दिसंबर 3, 2023 में। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द क्राइम रेट पर लाख पॉपुलेशन हैज़ डिक्रीज्ड फ्रॉम 445.9 इन द ईयर 2021 से 2022 में कितनी हो गई? 422.2। मतलब क्या बोल रहे हैं ये कि क्राइम रेट क्या है? पर लैख पॉपुलेशन पे क्राइम रेट क्या हो गई इंडिया में? 21 से 22 तक डिक्रीज हो गई। कितनी हो गई? जो 2021 में क्राइम रेट कितनी थी? 445.9 थी। 21 में जो 22 में कितनी हो गई? 422.2 हो गई है। ठीक, अब इन्होंने क्या बोला? ऐसी कौन सी मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ पे पर लाख पॉपुलेशन पे क्राइम क्या है? सबसे कम है। तो कौन सी बोली गई यहाँ पे? कोलकाता। तो अब आपको बिलीव हो सकता है क्या कोलकाता? लेकिन इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है? कोलकाता जो है वहाँ पे पर लैख पॉपुलेशन पे बात करें अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तो कौन सी है? कब कम जो हो रहे हैं क्राइम्स वो कोलकाता में हो रहे हैं इनके अकॉर्डिंग। ठीक, क्या? हाँ, लेकिन अब ये तो मतलब देखो बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये जो रिपोर्ट्स आती हैं, अब जैसे जनरल सर्वे पे आ रही हैं, ठीक, अब क्राइम की आप FIR ही नहीं कर रहे हो तो वो क्राइम आ रहा है क्या आपके रिपोर्ट्स में? जब वो आप फाइल ही नहीं हो रहे हैं, वो क्राइम तो हो रहे हैं लेकिन उसकी प्रॉपर कहीं रिपोर्टिंग ही नहीं है। जब तक किसी चीज़ की रिपोर्टिंग ही नहीं होगी, कहीं डाटा ही नहीं होगा, तो कैसे फिर आप उस चीज़ को डाटा में ले सकते हो? तो बस वही चीज़ है कि जिस चीज़ का डाटा नहीं होगा तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राइम यहीं पे है कोलकाता में। किसके अकॉर्डिंग? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग। ठीक, अब नेक्स्ट है वेयर वाज द वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल अनवील्ड हुआ? तो पोर्टेबल हॉस्पिटल क्या होते हैं? देखो एक चीज़ देखो क्या लिखा है, वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल। पोर्टेबल से मतलब क्या होता है? पोर्टेबल चीज़ क्या होती है? पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ को आप एक से दूसरी जगह कैरी कर सको या उठा के रख सको, मतलब पोर्टेबल है, एक से दूसरी जगह ले जाने योग्य है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो किसकी बात चल रही है? हॉस्पिटल की। क्या आप सोच सकते हो कि ऐसा हॉस्पिटल जिसको आप उठा के कहीं रख दो या ले जाओ? नहीं ना, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ है। क्या करते हैं ये पोर्टेबल हॉस्पिटल्स में? क्यूब्स के फॉर्म में क्या करते हैं? रूम्स डेवलप कर देते हैं छोटे छोटे क्यूब्स के फॉर्म में। अब उन क्यूब्स को क्या किया जाता है? जब कोई भी क्रिटिकल इमरजेंसी होती है, क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज़ जैसे इमरजेंसीज होंगी, तो वो जो क्यूब्स होंगे उनको पूरी तरीके से डेवलप कर दिया जाता है। उसमें ऑपरेशन थिएटर बना दिया जाता है, ICU बना दिया जाता है, और उन क्यूब्स को एक से दूसरी जगह आप हेलीकॉप्टर या हेलीपैड की मदद से एक से दूसरी जगह ले जाके आप पुट कर सकते हो। बेसिकली रिमोट से एरिया में जहाँ पे
आप मतलब नॉर्मली हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं लोगों को, इन पोर्टेबल हॉस्पिटल्स की मदद से लोगों को वहाँ पे भी क्या मिल सकती हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। और इसमें बहुत अच्छी सर्विसेज है, मतलब क्रिटिकल कंडीशंस जो होंगी, हेल्थ की क्रिटिकल कंडीशंस, उनमें इमरजेंसी केसेस में इन हॉस्पिटल्स का यूज़ किया जाता है। एक बार जब आप घर जाओगे तो इसको एक बार देखना, तो आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अभी वो इतना आपको लग रहा होगा कि कैसे, तो इतने ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स बना दिए जाते हैं और उनको हेलीपैड की मदद से एक से दूसरी जगह, क्या तो क्यूब्स को कंप्रेस करके बाद में फिर मतलब क्यूब्स के फॉर्म में अलग अलग फैसिलिटीज़ के में उसको डेवलप कर दिया जाता है। और इन हॉस्पिटल्स का नाम क्या रखा गया, आरोग्य मैत्री एड क्यूब। देखो इसमें लिखा भी है एड क्यूब्स, क्यूब्स के फॉर्म में वो अलग अलग फैसिलिटी, जैसे उसमें ऑपरेशन थिएटर बना दिया जाता है, आईसीयू बना दिया जाता है, अलग अलग फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो क्या नाम है इस हॉस्पिटल का, आरोग्य मैत्री एड क्यूब्स। और किस प्रोजेक्ट के अंदर ये कंस्ट्रक्ट किया गया है इनको, तो भीष्म प्रोजेक्ट जो है उसके अंडर इसको क्या किया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया। कौन से हॉस्पिटल्स, पोर्टेबल हॉस्पिटल्स, जिनका नाम क्या है, आरोग्य मैत्री एड क्यूब्स। अब इसमें क्या बोला गया, नेक्स्ट क्या है कि कौन सी स्कीम जो है यूनियन कैबिनेट जो है, सेंट्रल कैबिनेट, उन्होंने अप्रूव की, किसके लिए, स्पेशली जो वल्नरेबल ट्राइब्स हैं। कौन सी ट्राइब्स, वल्नरेबल ट्राइब्स, जो संवेदनशील जनजाति हैं, उनके लिए कौन सी योजना पर मंजूरी दी, तो नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री जनमन या पीएम जनमन योजना जो है उसको मंजूरी दी। किसके लिए, वल्नरेबल ट्राइब्स या कौन सी ट्राइब्स, संवेदनशील ट्राइब्स। तो एमपी में कितनी वल्नरेबल ट्राइब्स हैं, 3 है। कौन कौन सी, बैगा, भारिया और सहरिया, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, PVTGs, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। कौन सी योजना, प्रधानमंत्री जनमन योजना। अब जो प्रधानमंत्री जनमन योजना है उसका विस्तृत रूप क्या है, तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। क्या है उसका विस्तृत या फुल फॉर्म की बात करें तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। द हम्प क्या है, एक क्या बोलते हैं, आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर सबको पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके लिए क्या किया गया, अलग अलग जगह पे म्यूजियम्स बनाए गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। तो जो द हम्प है वो क्या है, एक म्यूजियम का नाम है द हम्प। कहाँ पे बनाया गया, द्वितीय वर्ल्ड वॉर युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में क्या किया, द हम्प जो क्या है सेकेंड वर्ल्ड वॉर म्यूजियम बनाया गया। कब, 29 नवंबर 2023 को। अब ये जो म्यूज़ियम है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का द हम्प, ये क्या है, वर्ल्ड में दूसरा म्यूज़ियम है, वर्ल्ड का दूसरा म्यूज़ियम है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, ठीक, कंफ्यूज मत होना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अलग, उसमें भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए कई म्यूज़ियम बनाए गए। तो पहला कहाँ बना, पोलैंड में बना, और दूसरा अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में, जिसका नाम क्या रखा गया, द हम्प रखा गया। क्लियर है अभी। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, मतलब सेंट्रल जो मंत्रिमंडल है उन यूनियन ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी। तो किस समूह को, तो महिला स्व सहायता समूह जो होते हैं, वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनको क्या प्रोवाइड कराने के लिए मंजूरी दी, तो ड्रोन्स।
अभी हमने इसके पहले भी ड्रोन्स के बारे में पढ़ा था, कहाँ पे? यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया था, ड्रोन जो है उसके लिए स्कीम या प्रोजेक्ट पॉलिसी बनाई थी। तो उसमें क्या निर्धारित किए गए थे? 3 जोन, याद है या नहीं? ठीक, उसमें और क्या किया गया था? उन्होंने क्या बोला था उसमें कि हर ड्रोन की एक क्या होगी, यूनिक आइडेंटिटी दे दी जाएगी। और कहाँ से उनको मॉनिटर किया जाएगा? पुलिस स्टेशन लेवल से उनको मॉनिटर किया जाएगा। और यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित योजना की मंजूरी दी, तो उसमें किसको मंजूरी दी? कौन से समूह को? महिला स्वतः सहायता समूह या विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। कब दी गई? 29 नवंबर 2023 को। नेक्स्ट है 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो एम्स देवघर झारखंड। कौन से एम्स में? झारखंड के एम्स देवघर झारखंड। जैसे एम्स भोपाल है, ऐसे ही वो भोपाल की जगह देवघर उस जगह का नाम है। ठीक, तो केंद्र का उद्घाटन किया गया कब? 30 नवंबर 2023 को। तो जन औषधि केंद्र क्यों बनाए गए? क्या काम करते हैं जन औषधि केंद्र? ठीक है, तो जो जन औषधि केंद्र हैं अब, तो केंद्र में क्या होगा? मेडिसिन वगैरह मिलेगी, किससे? आयुष से रिलेटेड औषधि वगैरह। ठीक, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर। कब किया गया? तो 26 नवंबर 2023 को। तो ये तो आपको याद होगा जब हम पढ़ रहे थे आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स क्या काम करेंगे? देखो क्या करेंगे, पहले तो बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का काम करेंगे। ठीक, बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। और क्या करेंगे? जो वेलनेस सेंटर्स है बेसिकली वो योगा जो है, योगा से रिलेटेड होगा। ठीक, पूरे ओवरऑल वेलबींग के लिए। तो इनका नाम अब क्या कर दिया गया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? किसकी बात कर रहे हैं? काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? तो 17 से 23 दिसंबर 2023 में। तो कहाँ पे आयोजित होगा? काशी का नाम क्या है? वाराणसी। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजन किया गया इसका। गुजरात ने किस मछली को राज मछली घोषित किया? याद करो, घोल मछली। कब? 21 नवंबर 2023 को। 21 नवंबर क्यों? क्योंकि 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे सेलिब्रेट किया जाता है। किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन मतलब वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया? तो किसको किया गया? केरला को किया गया। 21, ये भी कब किया गया? 21 नवंबर 2023 को। देखो क्या लिखा है इसमें, एक बार और पढ़ो अच्छे से। किस राज्य को के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में, मतलब हमने देखा था केरला को कौन सा अवार्ड मिला था? ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड मिला था। तो वहाँ पे मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन WTO की कौन सी लिस्ट में शामिल किया गया? तो केस स्टडी में शामिल किया गया, केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया। 21 नवंबर 2023 को केरला को स्टेट को शामिल किया गया। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ पे अनवील किया गया? तेलंगाना में। तेलंगाना के सिद्धिपेट में। ठीक, 3 पार्ट्स थे उसके, कौन कौन से? शिव जी क्या मंदिर था? एक
पार्वती माता का और गणेश जी का। तो गणेश जी के जो मंदिर की स्टाइल थी वो मोदक शेप में थी, पार्वती जी लोटस और शिव जी का स्क्वायर पैगोडा। नेक्स्ट है कि साथी पोर्टल SATHEE जो पोर्टल है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? साथ में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री और IIT कानपुर। तो जो साथी पोर्टल है बेसिकली किस लिए लॉन्च किया गया कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी होती हैं उसको और आसान बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया। अब साथी का फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे नीट हो गया, JEE हो गया, ये क्या है? एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो इसके लिए क्या लाया गया? साथी पोर्टल लाया गया। और साथी का फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस। किस किस के द्वारा? सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री और IIT कानपुर के द्वारा लाया गया, ये इसको लॉन्च किया गया। ये सब PDF वैसे मिल जाएगी आप लोगों को। अच्छा ठीक है। तो अब अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? अग्नि जो है वो आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। कब? नवंबर 2023 में। अब अग्नि का फुल फॉर्म क्या है? तो आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। क्या है? आयुर्वेदिक ज्ञान नैपुण्य पहल, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अब एक क्वेश्चन है कि किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया? तो कहाँ से किया गया था? 15 नवंबर 2023, मतलब ट्राइबल प्राइड वाले दिन खूंटी कहाँ पे आता है? झारखंड में। वहाँ से क्या किया गया? विकसित भारत संकल्प यात्रा चालू की गई। अग्नि किस मंत्रालय की पहल है? केंद्रीय आयुष मंत्रालय। किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया? अभी पढ़ा था हमने, यूपी गवर्नमेंट। किस किस की मदद से था वो? पावर एंजल एंड बाल संसद की मदद से। Where was the city investment to innovate, integrate and sustain 2.0? CITISS जो है उस 2.0 उसका फुल फॉर्म क्या है? सिटी इन्वेस्टमेंट, T से 2, इनोवेटिव, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 जो चैलेंज है उसको लॉन्च किया गया। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। कब? नवंबर 16, 2023 में। अब जो CITISS जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एकीकृत अवशिष्ट प्रबंधन के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी विथ इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट। तो क्या करना है इसमें? इकोनॉमी जो है बेसिकली उसको बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। किसको इंटीग्रेट करके? वेस्ट मैनेजमेंट। हमने वेस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स पढ़ी थी, याद है या भूल गए? क्या थी? RRR, याद है ना? RRR तो क्या था? RRR रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ठीक है, गुड। अब ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पहला शीप गॉट रियरिंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? तो इटावा कहाँ पे आता है? यूपी में। तो कब इसको सेंटर जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया? तो 2 नवंबर 2023 को
पहला शीप गोट रियरिंग ट्रेनिंग सेंटर ऑफ उत्तर प्रदेश का पहला शीप गोट रियरिंग ट्रेनिंग सेंटर ओपन किया गया इटावा में। अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदना का आयोजन किया गया? तो गोंडा में। कहाँ पे? गोंडा में। कब? 22 अक्टूबर 2023 को। क्या है ये? कन्या पूजन कार्यक्रम। देश का क्या था? सबसे बड़ा कन्या पूजन कार्यक्रम। कहाँ? क्या नाम है वो कार्यक्रम का? शक्ति वंदन। उसका आयोजन कहाँ पे किया गया? गोंडा में, जो कि 22 अक्टूबर 2023 को हुआ। ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया था? तो सांवरिया सेठ मंदिर, 2 अक्टूबर 2023 को। नाम सुना है सभी ने? सांवरिया सेठ मंदिर का तो नाम सुना होगा। अब ISO 9001 2015 प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना अक्टूबर 2023 में कौन बन गया? भोपाल, मध्य प्रदेश। ठीक। क्या है? पहला महिला थाना जिसको क्या मिला? ISO सर्टिफिकेशन मिला। कौन है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि अब ये MP का करंट है और करंट के साथ अब ये स्टैटिक भी है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया? तो नमो भारत। रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया? देश की पहली रैपिड नमो भारत। कब? अक्टूबर 2023 में। तो रैपिड रेल सेवा क्या है भारत की? नाम क्या है? नमो भारत। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया? तो किसने प्रारंभ किया था? केंद्रीय जांच ब्यूरो ने। क्या किया था? ऑपरेशन चक्र 2 जो है वो किसने किया? CBI ने। ठीक है, रिवाइज कर लें अब अपन एक बार वन लाइनर्स। ठीक है। वाइब्रेंट गुजरात जो वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 था, उसका आयोजन कब किया गया? तो 10 से 12 जनवरी 2024 को। और वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 10वां संस्करण आयोजित किया गया। फिर पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस या पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने हेतु अधिसूचना जारी की थी? तो 1 जनवरी 2024 को, और जिसका नाम क्या है? पोइला वैशाख, जो कि बंगाल वर्ष का पहला दिन होता है। फिर पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत घोषित किया? तो बंगलार माटी बंगलार जल। किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। हवाई अड्डा, कौन से हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला? सूरत हवाई अड्डा या एयरपोर्ट, गुजरात को। और भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ पे लॉन्च किया गया? IIT कानपुर में। किसकी मदद से? कोटक महिंद्रा बैंक की मदद से, कानपुर की मदद से। कैश फॉर क्वेरी घोटाला, क्या था कैश फॉर क्वेरी? पैसे के बदले पार्लियामेंट में क्वेश्चन रेस करेंगे, तो किसको डिस्क्वालीफाई किया गया उसके बेस पे? महुआ मोइत्रा को 8 दिसंबर 2023 में, जो कहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी? पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर से थी। कौन सी पार्टी से? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से, ममता बनर्जी। ठीक। फिर उसके बाद किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई?
एनसीआरबी मतलब राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। और इनके अकॉर्डिंग सबसे कम क्राइम कहाँ पे हो रहे हैं? कोलकाता में हो रहे हैं। ठीक है, फिर इनके अकॉर्डिंग 21 से 22 में क्राइम क्या हो गए? कम हो गए। कितना कम हो गए? 445.9 से 422.2 हो गए हैं हम। ठीक, प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए? तो कोलकाता में। और विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल कहाँ पे? गुरुग्राम, हरियाणा में। कब? 2 दिसंबर 2023 को। इस अस्पताल का नाम क्या होगा? आरोग्य मैत्री एड क्यूब, क्योंकि क्यूब्स के फॉर्म में उसको पोर्ट किया जाता है। ठीक, तो इस परियोजना किस परियोजना के तहत इसको निर्मित किया गया? तो भीष्म परियोजना के तहत। ठीक, फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी? तो पीएम जनमन योजना। इसका विस्तृत रूप क्या बोला जाता है? इसको प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। फिर बात करते हैं द हम्प। तो द हम्प क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध जो है उसके बेस पे दूसरा संग्रहालय कहाँ पे बनाया गया? तो पसीघाटी, अरुणाचल में। ठीक, कब? 29 नवंबर 2023 को। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन जो है उसको उपलब्ध कराने से संबंधित योजना को मंजूरी दी? तो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप या महिला स्व सहायता समूहों को। 10,000वें जन औषधि केंद्र कहाँ पे खोला गया? एम्स देवघर और झारखंड में। कब? 30 नवंबर 2023 को। फिर बात करेंगे आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो है वो उसका नाम बदल के 26 नवंबर 2023 को क्या कर दिया गया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को मंदिर बना दिया गया कि ये अब आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। काशी तमिल संगमम जो था वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? वाराणसी में। इसका दूसरा संस्करण कब से कब तक? 17 से 30 दिसंबर 2023 में। गुजरात की स्टेट फिश घोल मछली। ठीक, कब? वर्ल्ड फिशरीज डे पे घोषणा की वहाँ के सीएम ने। कितना? 21 नवंबर। ठीक, फिर वर्ल्ड फिशरीज डे पे किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में रखा गया? तो केरला को। और केरला को और क्या मिला है? ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड मिला है, मतलब विमेन फ्रेंडली और सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए। ठीक, 3D मंदिर पहला तेलंगाना में। ठीक, साथी पोर्टल शिक्षा मंत्रालय, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री और आईआईटी कानपुर की मदद से किस लिए? जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें हेल्प के लिए बनाया गया स्टूडेंट की सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्थ फॉर एंट्रेंस। बेसिकली जैसे एग्जाम्पल के नीट और JEE क्या है? एंट्रेंस एग्ज़ाम है इनके लिए। फिर अग्नि क्या था? अग्नि किसने लॉन्च किया? केंद्रीय आयुष मंत्रालय। और अग्नि का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदिक ज्ञान नैपुण्य पहल। ठीक, ये अग्नि का फुल फॉर्म है। उसके बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा कहाँ से चालू की गई? खूंटी, झारखंड से 15 नवंबर ट्राइबल प्राइड वाले दिन चालू की गई 2023 में। हर बच्चे के लिए हर अधिकार यूपी गवर्नमेंट ने किसकी मदद से? पावर एंजल और बाल संसद की मदद से। TIIS 2.0 का फुल फॉर्म क्या है? सिटीज इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन। ठीक, कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एकीकृत अवशिष्ट इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश में भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ पे किया गया? इटावा में। कब? 2 नवंबर 2023 को। सबसे बड़ा कन्या पूजन कार्यक्रम कहाँ पे? यूपी में।
गोंडा में। कहाँ पे, क्या नाम है कार्यक्रम का? शक्ति वंदना। चित्तौड़गढ़, नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की जब यात्रा करी थी तो चित्तौड़गढ़ के पास में सांवरिया सेठ मंदिर है, वहाँ के दर्शन किए थे 2 अक्टूबर गांधी जयंती वाले दिन 2023 में। ISO सर्टिफिकेट प्रमाणित कौन सा थाना? महिला थाना, भोपाल का महिला थाना। कौन सा? 9001 2015। कब? अक्टूबर 2023 में मिला था इनको। रैपिड रेल सेवा देश की पहली का क्या नाम है? नमो भारत, अक्टूबर 2023 से चालू हुई। ठीक। फिर ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया? CBI ने प्रारंभ किया। ठीक, तो ये जो चक्र क्या था? ये ऑपरेशन चक्र 2। तो ऑपरेशन चक्र 2 बेसिकली CBI ने किस लिए लॉन्च किया था? जो क्राइम हो रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं, किसकी मदद से? साइबर अपराध की मदद से जो फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं उनको रोकने के लिए ये क्या लेके आया गया? ऑपरेशन चक्र 2। किसकी मदद, कौन लेके आया? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। किस लिए? साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए, बेसिकली फाइनेंशियल साइबर क्राइम जो होते हैं उनको रोकने के लिए। पढ़ेंगे अब आगे, अभी